नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। बिहार की सियासत में इन दिनों काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब वहां 7 पार्टियों की सरकार है। नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का दामन छोड़ा, महागठबंधन में शामिल हुए, आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तब से लेकर के अब तक जो सफ़र गुजरा है उसमें काफ़ी असहज स्थिति देखने को मिली है। हालांकि न सिर्फ इसमें आरजेडी और जेडीयू है बल्कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है। कांग्रेस के भी 2 मंत्री वहां बिहार सरकार में शामिल हैं और समर्थन की अगर बात की जाए तो वाम दलों की तरफ से भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार की सरकार को वहां। तो 7 दलों का गठबंधन है जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे निकल करके सामने आ रही जिसकी वजह से बहुत सारी चर्चाएं जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत में अपना एक असर रखते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी एक पार्टी का भी गठन किया था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, 2013 में। और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए। 2014 लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ रहे। 3 लोकसभा सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया, यानी 3 सीटें उन्हें मिली और 3 की तीनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, उसके बाद वो अलग हो गए। फिर नीतीश कुमार जब 2017 में एनडीए में वापस आए थे, महागठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार का ये विरोध करते रहे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की सियासत ऐसी रही है कि उनकी दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध रहे, बावजूद इसके निशाना साधने में वो कभी नहीं चूकते। नीतीश कुमार से अच्छे संबंध रहे, नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। वो लालू यादव से अच्छे संबंध रहे हैं, लालू यादव की कई मौकों पर उन्होंने तारीफ भी की है। अगर केंद्र की मोदी सरकार की बात की जाए तो मोदी सरकार में वो पहला जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उसमें वो मंत्री थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी अपनी नज़दीकियों को बनाए रखा, कांग्रेस से भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन इन दिनों उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो जेडीयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन लगातार वो निशाना साध रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने ऐसी कह दी है, शरद यादव की अभी मृत्यु हुई थी, यानी उनका देहांत हुआ था, इस मौके पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो जेडीयू से दूर होते दिखाई दे रहे हैं और वो शायद भाजपा में भी जा सकते हैं। माना तो ये भी अब जाने लगा है कि शायद जेडीयू ने भी मन बना लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि शरद यादव जिन लोगों के नज़दीक रहे और जिस तरह से उन्होंने सियासत की है, आखिरी वक्त में उन लोगों ने शरद यादव को पूछा ही नहीं, शरद यादव की तरफ देखा ही नहीं और उन्होंने यहां तक कर दी बात कि ऐसी मृत्यु भगवान किसी को न दे। तो माना यह जा रहा है कि उनका निशाना नीतीश कुमार की तरफ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा था शरद यादव ने। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पहली बार में महागठबंधन का साथ छोड़ा था, आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ा था और एनडीए में शामिल हुए थे फिर से, यानी 2017 की अगर हम बात करें तो शरद यादव उसके खिलाफ हो गए थे और शरद यादव अलग हो गए थे। बाद में शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद फिर वो आरजेडी में भी शामिल हो गए। तो शरद यादव के बहाने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को यह माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अब बात अगर नीतीश कुमार की जाए तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत में एक ऐसा चेहरा है जिन्हें नकारा ही नहीं जा सकता है। लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं काफ़ी अरसे से, चाहे वो एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें, चाहे उनकी सीट ज़्यादा हो चाहे उनकी सीट कम हो। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र में चेहरा बना करके भेजा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना करके भेजा जाएगा। ऐसी चर्चाएं जोरों पर है, खास करके आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया भी है और खुद ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, यानी कि उनको केंद्र की सियासत में जाना है। खुद नीतीश कुमार ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में है, लेकिन नहीं है। और लेकिन इस बात को हमेशा उन्होंने जोर शोर से उठाया है कि वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में काम करेंगे। एक मौके पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया
कि अब जब विधानसभा चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव के कंधे पर यह बोझ डाल दिया जाएगा, यानी तेजस्वी यादव को ही अब बिहार की कमान लेनी है, बिहार का नेतृत्व करना है, यानी कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा, ये नीतीश कुमार ने कहा था। तो इसको लेकर के भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान और अभी जो रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो वक्तव्य सामने आया, जिसको लेकर के विवाद हुआ है, उसमें जो असहज स्थिति महागठबंधन में पैदा हुई है, ये तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही जिसने बिहार की सियासत को हलचल में डाल दिया है। तो नीतीश कुमार क्या वाकई 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे केंद्र में, यानी कि लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इस बात से इनकार किया है। आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की सियासत में चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में खुद को चेहरा पेश किए जाने के विरोध में हैं, तो फिर वो क्या करेंगे उसके बाद। और अगर 2024 में एनडीए फिर से सत्ता में वापस आ जाता है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में 2025 में। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऊहापोह की स्थिति पैदा किए हुए बिहार की सियासत में। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे ठीक से परिभाषित करने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार कब किस करवट बैठ जाएं कह पाना मुश्किल है। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान ने कई मौकों पर अपना पाला बदला है, उससे भी आगे नीतीश कुमार निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें तो ये आसानी से बात कही जा सकती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बने रहेंगे, 2024 तक तो बने ही रहेंगे। 2024 में वो चेहरा होते हैं या नहीं होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से वक्तव्य सामने आ रहा है उससे ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद बीजेपी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी में जाते हैं, जदयू को छोड़ते हैं। और रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है और वो अब तक अपने बयान पर अडिग हैं, और आरजेडी के नेताओं ने जिस तरह से उनका बचाव किया है, जदयू के नेताओं ने कहा है कि वो माफी मांगे, इससे जो असहज स्थिति पैदा हुई है इसका क्या निदान निकल करके सामने आता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो राजनीति को, बिहार की राजनीति को नई दिशा देती दिखाई दे रही है। एक धड़ा तो ये भी मान रहा है, राजनीतिक विश्लेषक की हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक का एक धड़ा ये मान रहा है कि शायद जानबूझ करके रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है और आरजेडी उसके पीछे खड़ी है। चूंकि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो आरजेडी के साथ हमेशा इस मुद्दे पर खड़े होते हैं और उसी को आरजेडी अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दिलवा रही है, एक धड़े का मानना है। हालांकि दूसरा धड़ा इससे इनकार भी कर रहा है। बहरहाल कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, राजनीति है, राजनीति में कई तरह की बातें भी निकल करके सामने आती हैं और राजनीति में कोई कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कब क्या कुछ निकल करके नई परिभाषा विकसित की जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो कुछ मुद्दे अभी चल रहे हैं बिहार की राजनीति में, वो ऊहापोह की स्थिति भले ही पैदा किए हो, जिसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये लग रहा है कि चाहे जितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों महागठबंधन की अगर बात की जाए तो, लेकिन नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जाएंगे, वो आरजेडी के साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शायद और भी लोगों का मानना हो। हाँ, चूंकि अभी नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा है और महागठबंधन में वो आए हैं, चाहे स्थिति चाहे जितनी भी असहज क्यों ना हो। यही वजह है कि शायद जदयू ने यह मन बना लिया है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा छोड़ करके जदयू को जाते हैं तो वो जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी और उसके बाद 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिल करके बीएसपी के साथ मिल करके कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी थे, हालांकि उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है